बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने मोने प्यारे से लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जो नॉवल शुरू करने जा रही हूँ मैं, उसका नाम है मोहब्बत ज़िंदगी है बाय मैमूना खुर्शीद अली। रुखसती के अमल के दौरान जहाँ सब आप दीदा थे, वहाँ नन्हा बशीर धाड़े मार मार कर रो रहा था। जुबान पर बस एक ही जुमला था, फुप्पो फुप्पो जान मत छोड़ कर जाए मुझे, मैं मर जाऊंगा। और फिर जब गाड़ी घर से निकलने लगी तो उसका बस नहीं चलता था कि अपने उस प्यारे चाचू को जान से मार डाले, जिन्होंने उसे मजबूती से अपने बाजुओं में जकड़ा हुआ था। मत लेकर जाओ मेरी फुफ्फी को, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चाचू रुक जाएं, मैं मर जाऊंगा, छोड़ दो मुझे। उसने वासिफ के हिसार से निकलने के लिए पूरा जोर लगा रखा था और माही भी आपकी तरह यूं तड़प रहा था जैसे उसकी हकीकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए किसी और के पास जा रही हो। उधर उष्णा के कानों में बशर की चीखों पुकार ऐसा मातम बर्पा कर रही थी जैसे जालिम बादशाह का ताक़ुब मजलूम फरियादी की दादरसी आहो बका करती है। बशर की बढ़ती हुई बेकरारी और बेचैनी पर उसका बस नहीं चलता था कि वो गाड़ी से निकले और दौड़कर बशर को अपनी आगोश में समेट ले, उसने नन्हे बिलखते वजूद को अपने सीने से लगा ले। गाड़ी घर से निकली तो बशर ऐसे हो गया जैसे वो कांटों पर लौट रहा हो, किसी पल सुकून करार न था। उसे उम्मीद नहीं थी कि फुप्पो एक दिन उसके साथ यूं बेवफाई कर जाएंगी। उसे तो बस ये मालूम था कि सब जबरदस्ती इन दोनों को जुदा कर रहे हैं। रो रो कर आंखें सूज गई थीं, गला बैठ गया था, लेकिन वो चुप होने का नाम नहीं लेता था। मैं मार डालूंगा सबको, मैं मुहिब अंकल को जान से मार डालूंगा, वही लेकर जा रहे हैं मेरी फुप्पो को। बकवास नहीं करो बशर, वासिफ ने गुरका। छोड़ दो मुझे, वो बिखरने लगा। वासिफ ने एक जोरदार तमांचा उसके मुंह पर दे मारा। ये थप्पड़ बशर के नहीं जैसे उष्णा के दिल पर लगा था। वो तड़प ही तो गई। बशर तमांचा लगते ही बेकाबू हो गया। वासिफ इसे अंदर ले जाओ, बड़े भैया ने सख्ती से कहा। मैं नहीं जाऊंगा अंदर। और फिर एक नहीं, वासिफ ने उसकी अच्छी तरह से तवाज़ा कर दी। उष्णा का बस नहीं चलता था कि किसी तरह से गाड़ी से निकल कर जाए और वासिफ का मुंह तमांचों से लाल कर दे। भला कोई हाथ भी लगाता बशर को, बशर के लिए वो मोहल्ले वालों तक से लड़ पड़ती थी। वासिफ से झगड़ा तो बशर के मामले में रोज का मामूल था। बड़े भैया अम्मी अब्बू सब कितने मगन थे और वासिफ बशर को मारता हुआ अंदर ले गया था। वासिफ की जुर्रत कैसे हुई बशर को मारने की? उसका दिल पारा पारा हो रहा था। उसने अपने आंसू घूंघट के अंदर ही बेदर्दी से साफ किए और बेचैनी से पहलू बदलते हुए सोचने लगी। वासिफ के बच्चे, इस वक्त मैं दुल्हन न बनी बैठी होती ना तो तुम्हारा मुंह नोच डालती, तुम्हारा सर फाड़ती। वो अंदर ही अंदर पेचोताप खाती रही। उसी लम्हे गाड़ी ने एक और मोड़ काटा और गाड़ी घर वाली सड़क से दूसरी सड़क पर आ गई। उसने मुड़कर बेताबाना अंदाज में अपने घर की तरफ देखा और शिद्दत से रो दी। कैसी दुल्हन थी ये? ना बाबुल की याद थी, ना माँ के आंचल की खुशबू सता रही थी, ना भाइयों और बहनों का प्यार और मोहब्बतें याद आ रही थीं, ना ही सखियों से बिछड़ जाने का दुख था। दुख था तो सिर्फ एक बात का कि बशर उसके बिना कैसे सोएगा। वो तो किसी के पास भी नहीं सोता था। सिर्फ 3 दिन का ही तो था जब भाभी का इंतकाल हुआ था। अम्मी चूंकि खुद ब्लड प्रेशर और शुगर की मरीजा थी, आप ही के पास पहले ही बच्चों की रेल पेल इतनी ज्यादा थी कि वो हमा वक्त आजिज रहती। तो यूं बशर उसकी गोद में खुद ब खुद आ गया और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो गोल मटोल सुर्ख सफेद बच्चा दिन ब दिन घर भर की तवज्जो और मोहब्बत का मरकज बनता चला गया। उसके तमाम तर मशागिल, तमाम तर काम, तमाम तर तवज्जा सिर्फ और सिर्फ बशर से ही मशरूत होकर रह गए थे। उसने अपनी पढ़ाई भी बशर की बदौलत अधूरी छोड़ दी। बशर उसकी ज़िंदगी में क्या आया वो सब कुछ भुला बैठी। कभी सोचा भी ना था कि बिन माँ बने भी ममता दिल में जाग पड़ती है। हालांकि बच्चे तो और भी थे घर में। बशर से बड़ा मुबशिर और फिर आशिर, दोनों ही प्यारे थे, खूबसूरत और ज़हीन थे। फिर सायरा आपी के 6 अदद रंग बिरंगे बच्चे। छोटे चचा के यहाँ तो हर साल नए फर्द का इजाफा होना तो ज़रूरी था, मगर उसका दिल तो किसी बच्चे पे भी ना आया था। बस सरसरी सा प्यार कर लिया करती। लेकिन जब से बशर आया था उसकी तो गोया जोन ही बदल गई थी। रात वो बिस्तर भिगो देता तो वो उठ उठकर इसकी नेपियां बदलती, उसके दूध का ख्याल करती। फिर वो कुछ और बड़ा हुआ तो उसके लिबास की तब्दीलियों से लेकर ठोस गजा तक की उसे परवाह होने लगी। समझ में नहीं आता था कि उसमें इतनी ममता कहाँ से और क्यों कर उमड़ आई थी। फिर बशर ने बैठना सीखना, उठना सीधा बोलना सीखा, चलना सीखा। सब अवामिल बतदरीज उसकी गोद में ही नमो पाते रहे। इस अरसे में अम्मी अब्बू ने मुश्किल भैया को रजामंद करके दूसरी शादी पर आमादा कर लिया। रोशन भाभी अच्छे घर की तरबियत याफ्ता लड़की थी, लिहाजा भैया का घर फिर से मुकम्मल हो गया। शादी के दूसरे ही बरस खुदा ने एक प्यारी सी बेटी भी दे दी। मोबी के आ जाने के बाद भी बशर की कदर कीमत में कोई कमी वाकया नहीं हुई। उसे हर बच्चे पर तरजीह दी जाती, हमेशा उसकी ख्वाहिशात का एहतराम किया जाता। कभी कभी वो इतना जिद्दी हो जाता कि उसकी नाजायज बात भी मानना पड़ती। ऐसे में वासिफ कहता, इसे बिगाड़ने में आशी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है। और वो लापरवाह होकर कहती, और तुम्हें बिगाड़ने में किसका हाथ है?
बात बढ़ते बढ़ते झगड़े की शक्ल इख्तियार कर जाती। फिर फैसला अब्बू के पास जाता। चूंकि उष्णा अब्बू की पहले से ही चहीती बेटी थी, इसीलिए उल्टा डांट वासिफ को ही पड़ती। इस बात पर वासिफ जल भुन जाता। फिर कहता, अब्बू को तो हमेशा से ही यही आदत है, उन पर कोई जरा सा भी एहसान कर दे वो उसके आगे हमेशा झुके रहते हैं। मैंने क्या एहसान किया है अब्बू पे? वो खूंखार होकर पूछती। पहले तो तुम अब्बू को सवेरे सवेरे चाय बना कर देती थी, तो अब्बू सारा दिन तुम्हारे गुन गाते थे। ऊपर से तुमने फराज भाई के बच्चे को पाल कर एहसाने दोईम ही नहीं, एहसाने अजीम कर दिया। अब तो वो हर वक्त तुम्हारी ही माला जपने लगे हैं। वासिफ के बच्चे। फिर तो जो जंग का तबल बजता, अल्लाह अमान अल हफीज। इस सूरत हाल में दोनों तरफ बराबर का नुकसान होता। ना तो वासिफ हार मानने वाला था और ना ही वो। लेकिन वासिफ के पास उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मौजूद थी। कोई भी काम कराना होता या जंग में उसके घुटने टिकाने होते, तो बशर को लेकर छत पे चढ़ जाता। आशी देखो, मैं बशर को फेंक रहा हूँ नीचे, मेरा फला काम कर रही हो या नहीं। और वो तमाम हथियार फेंक कर ना सिर्फ हार मान लेती, बल्कि उसके सारे काम भी दौड़ दौड़ कर करती, कि कहीं वो सचमुच बशर को नुकसान न पहुंचा दे। हथेली का छाला बनाकर उसने बशर की परवरिश की थी। बशर की सगी माँ होती तो एक वक्त ख्वाहिश पूरी करती, तो दूसरे वक्त डांट भी देती, मारती भी। लेकिन बशर ने जो मांगा था उसे वही मिला था। बशर भी उसका दीवाना था। फूफी जानी से बढ़कर तो कोई चीज उसके लिए अहमियत नहीं रखती थी। शहर से लेकर शब तक हर चीज में सबसे पहले फूफो की पुकार होती। और वो खुद कितनी आदी हो गई थी उसके नन्हे मुन्ने वजूद की। कभी संजीदगी से सोचा भी ना था कि वो एक दिन बशर से यूं जुदा हो जाएगी। रास्ता कब तय हुआ और कब वो घर पहुंची, सास नंदों ने कब इसे दोबारा मेकअप करके उसके कमरे पे पहुंचाया, इन सब बातों की लज्जत और अहमियत को महसूस किए बिना वो सिर्फ बशर की जात के महवर के गिर्द घूम रही थी। ना जाने वो कैसे चुप हुआ होगा, मालूम नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। पता नहीं घर वाले उसके साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। जहां सलूक का ख्याल आया, वहां वासिफ का थप्पड़ उसे फिर से याद आ गया, जो उसने बशर के फूलों जैसे गाल पर बेरहमी से मारा था। उष्णा को लगा जैसे उसका दिल किसी ने भाले से चीर डाला हो। वासिफ तो पहले ही कहता था कि तुम्हारे बाद मैं इस बशर के बच्चे को तो बिल्कुल सुधार दूंगा, इसको बिगाड़ने की जिम्मेदार तुम ही हो। इस बात की कतई किसी ने तरदीद नहीं की थी। इसका मतलब था कि वासिफ का जुल्म सितम बशर पर शुरू हो चुका था। वो एकदम से बेचैन और बेकरार होकर उठ खड़ी हुई। उसी लम्हे मुहिब कमरे में दाखिल हुआ। जैसा कि उसके तस्वुर में था, उष्णा लंबा सा घूंघट निकाले बेड पर बिल्कुल झुकी हुई बैठी होगी। वो उष्णा को घूंघट से बेजार खड़ा देखकर हैरान हुआ, और फिर उष्णा के चेहरे पर उठती हवाइयां और आंखों में आंसुओं की नमी। वो फिक्रमंदी से उसके करीब आ गया। इससे कबल के वो कुछ बोलता, अपनी तशवीश का इजहार करता, उष्णा बेचैनी और फिक्रमंदी से बोली, मैं घर फोन करना चाहती हूँ। क्यों, खैरियत तो है? उष्णा की बेकरारी पर मुहिब की तशवीश गहरी हो गई। वो उसी कैफियत में उंगलियां मड़ोड़ते हुए बोली, खैरियत ही तो मालूम करने के लिए फोन करना चाहती हूँ। खुदा न खास्ता घर में कोई शख्स ज्यादा बीमार है? मुहिब का सवाल गैर बिल्कुल माकूल था। जी, उष्णा ने चौंक कर मुहिब की तरफ देखा। नहीं, बीमार तो कोई भी नहीं है, वो आहिस्तगी से बोली। फिर खुद कलामी के से अंदाज में कहने लगी, जरूरी है खैरियत पूछने के लिए किसी का बीमार होना? तो फिर आपको घर से दूर हुए इतनी देर भी नहीं हुई कि अहवाल पुरसी का दौरा शुरू किया जाए? मैं सबकी अहवाल पुरसी तो नहीं करना चाह रही। वो तेजी से गोया हुई तो मुहिब इसी तेजी से कदरे उस पर झुकते हुए बोला, कौन है वो रकीब जिसकी आपको इस वक्त याद सता रही है? वो बताते हुए झिझक गई। अचानक ही ख्याल आया कि कहीं वो इसका बचपना ना समझे, बाकी सब लोगों की तरह। बताओ ना, मुहिब ने बड़े शौक से लहजे में इस्तफसार किया। बशर, उसने बिला तामुल नाम ले डाला। बशर? मुहिब ठटका। भतीजा है मेरा। वो फौरी तौर पर बशर की हिस्ट्री सुनाने पर आमादा नजर आ रही थी। बशर 3 दिन का था जब भाभी का इंतकाल हुआ था। मेरे पास ही रहा है, एक तरह से मैंने ही पाला है उसे। मेरे बगैर ना खाता है, ना सोता है, ना ही कुछ और करता है। वो जल्दी जल्दी बताने लगी। बस बस बस, मुहिब ने हाथ उठाकर उसे बाकी की गर्दान सुनाने से मना करते हुए कहा। मैं समझा आपको अपनी अम्मी याद आ रही होंगी। अमूमन इस वक्त लड़कियों को अपनी माँ ही याद आती है। ये कहते हुए उसने उष्णा का हाथ थामा और उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाते हुए बोला, हालांकि ये बात सोचने की है कि जब लड़कियां अपने माँ के पहलू में सोती हैं तो ख्वाब शोहरों के देखती हैं, और जब शोहर के पास आती हैं तो माँ को याद करने लगती हैं। है ना लड़कियों की चालाकी? मुहिब की गैर संजीदगी उष्णा को एक आंख ना पाई। उसकी जान बशर में अटकी हुई थी और वो उसका मजाक उड़ा रहा था। हालांकि उसका ख्याल था कि मुहिब के घर वालों के वसीले से ही मालूम होगा कि उसके और बशर के माबैन ताल्लुक की अहमियत क्या है। फिर जो चीज़ उसके लिए अहम है, उसके वजूद से वाबस्ता मुहिब के लिए भी उतनी ही अहम और ज़रूरी होनी चाहिए। लेकिन मुहिब का उस तरफ कोई रुझान या दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। फिर मुहिब कहने लगा, अजीब हैरत अंगेज बात है कि आपको इस वक्त भी कोई याद आ रहा है। कोई नहीं, सिर्फ बशर, उसने जतलाने की कोशिश की, क्योंकि वो चाहती थी कि मुहिब पर वाज़ेह हो जाए
کہ बशर उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। बशर हो या बशीर, बात तो एक ही है। बात एक नहीं है, उसकी परवरिश की है मैंने, मेरी गोद में पला है वो। रुखसती के वक्त बहुत रो रहा था, वो नामालूम किस तरह चुप हुआ होगा। मुझे डर है कहीं उसकी तबीयत ही ना खराब हो गई हो। जब ज्यादा रोता है तो उसका सांस रुक जाता है। उसने यकायक तशवीश में मुब्तला होकर अपनी बेकरारी का इजहार किया तो मुहिब एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। अजीब लड़की है, मेरी मौजूदगी और वक्त की अहमियत को महसूस किए बिना अभी तक उसी जगह मौजूद है जहाँ से रुखसत होकर आई है। मेरा ख्याल है ये सिर्फ आपका वहम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो हमें इतला कर देते आपके घर वाले। और वैसे भी सब लोग तो हैं वहाँ, बशर के अम्मी अब्बू दादा दादी चाचा और बाकी सब लोग। बहला लिया होगा उसे, आप खामखा क्यों फिक्रमंद होती हैं। और वैसे भी बच्चे जितनी जिद करते हैं उतना ही जल्दी बहल भी जाते हैं। वो आम बच्चों जैसा नहीं है, उष्णा ने जिद से कहा। मगर है तो बच्चा ही ना, मुहिब ने सख्ती से तरदीद की। मुझे मुझे मालूम है, मगर उसकी तबीयत के बारे में मुझे बड़ी फिक्र है। एक फोन करने में हर्ज ही क्या है। उष्णा की जिद पर मुहिब जिद सा होकर बोला। रात के 3 बज रहे हैं और सबसे बढ़कर मुझे इस वक्त आपका फोन करना बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा। मुहिब के कतई से अंदाज पर उष्णा बुझकर रह गई। अब आगे इस मौजू पर कोई बात करने की गुंजाइश नहीं थी। थोड़ी देर दोनों तरफ खामोशी रही। फिर मुहिब ने बड़ी दिलचस्पी और शरारत से उसकी मुतरन्नम आंखें और अफसुदा चेहरे को देखा और आहिस्तगी से मुस्कुरा दिया। बशर को तमाम घर वाले बहलाने में कामयाब हो गए होंगे। अलबत्ता आपको बहलाना मेरे लिए मुश्किल मालूम होता है। वो तमाम तर फासले मिटाता हुआ उसके करीब आकर बेखुदी से बोला तो उष्णा चेहरा झुकाकर आंसू साफ करने के साथ साथ बाकी आंसुओं के जखीरों को अंदर निगलने की कोशिश करने लगी। ना जाने उसे आज ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि बशर से ज्यादा दुनिया में उसे कोई भी प्यारा नहीं है। उसने इसरारी तौर पर हाथ मसलते हुए सोचा तो मुहिब की निगाहें चूड़ियों की खनक के साथ उसके हाथों पर टिक गईं। दोनों हाथों पर मेहंदी के डिजाइन बिगड़े हुए थे। साफ मालूम हो रहा था जैसे पहले बहुत खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हों और फिर बिगाड़ दिए गए हों। इन बिगड़े हुए नक्शो निगार में मुहिब का नाम भी अंग्रेजी में बिगड़ कर भद्दा सा दिखाई दे रहा था। मुहिब ने उष्णा की हथेली फैलाई फिर कहने लगा, ये क्या? ऐसे मालूम होता है जैसे आपको जबरदस्ती मेहंदी लगाने पर मजबूर किया गया हो। सुहाग की मेहंदी का ये हशर मुहिब को बिला वजह ही नहीं खनका था। उष्णा जो अपनी सोचों में मगन थी यकलक थी खज्जल हो गई, हाथ खींचते हुए बोली। बशर ने बिगाड़ दी थी सारी मेहंदी, मेरा दुल्हन बनना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रहा था। मुहिब ने एक जब्त आलूद गहरा सांस खारिज किया। लगता है बहुत बिगड़ा हुआ है आपका भतीजा। बिल्कुल भी नहीं, बहुत प्यारा और मासूम है। आप उससे मिले नहीं ना, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं आपको उससे जरूर मिलवाऊंगी, यकीनन आप उसकी शख्सियत के कायल होकर रह जाएंगे। वो पूरे शौक से गोया हुई तो मुहिब ने बेजार से अंदाज में उष्णा को टोक दिया। फॉर गॉड से उष्णा, वो उठ खड़ा हुआ। बशर की जात के मुतल्लिक अब हमारे दरमियान कोई बात नहीं होगी। फिर वो जरा नॉर्मल अंदाज में कहने लगा, रात काफी हो गई है और यकीनन आप बैठे बैठे थक गई होंगी। लिबास और जेवरात तब्दील कर लीजिए, शायद इस तब्दीली से ही आपको किसी और तब्दीली का एहसास हो जाए। मुहिब ड्रेसिंग रूम में चला गया, शायद वो खुद भी चेंज करने गया था। उसके जाने के बाद उष्णा को एहसास हुआ कि वो क्या कहकर गया है। क्या वो मुहिब के साथ ज्यादती कर रही है, या वो बशर के साथ ज्यादती करके आई है, या उसके साथ खुद ज्यादती हुई है। वो इस सोच में पड़ गई थी। उसे कई हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन शायद तकसीम का अमल अभी उसके इख्तियार में नहीं था। यही सोचते और खुद से उलझते हुए मुहिब की हदायत पर अमल करने लगी। वो कपड़े बदल कर आया तो अभी वो जेवरात में ही उलझी हुई थी। मुहिब ने दिलचस्पी से एक निगाह उस पर डाली। इस अमल के दौरान उष्णा को एक हिचकी आई, फिर दूसरी, तीसरी, और देखते ही देखते हिचकियों का इतना ही सिलसिला शुरू हो गया। मुहिब ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए आहिस्तगी और शाइस्तगी से कहा, हिचकी आए तो पानी भी पी लेना चाहिए। मुझे तो यूं लग रहा है जैसे बशर मुझे बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। उसने अपने अंदेशों को पुरयकीन अंदाज में जाहिर किया तो मुहिब ने गिलास मेज पर पटक दिया। बशर बशर बशर, आखिर आप जतलाना क्या चाह रही हैं? आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस वक्त कहाँ हैं और किस पोजीशन में हैं। वो बच्चा है, आप तो बच्ची नहीं हैं। तो और फिर आपको मालूम भी था कि आपकी जिंदगी में ये मोड़ भी आने वाला है। मुहिब बिल आखिर बरस ही पड़ा। अभी ना जाने वो कितने गुस्से का इजहार करता कि कमरे का दरवाजा बजा। इसी कैफियत में उसने दरवाजा खोला। सामने ही जुहेब खड़ा था। आंखें मलते हुए बोला, भाई भाभी के घर से फोन आया है, बशर बात करना चाह रहा है। बशर के फोन का सुनते ही वो बेतावाना दरवाजे की तरफ लपकी, जबकि मुहिब के पतंगे लग गए। कह दो इनसे कि हम लोग सो रहे हैं, प्लीज। उष्णा ने उसी वक्त मुहिब के कदमों में बिछ जाने के लिए तैयार थी। बड़े मिन्नत भरे लहजे में बोली, प्लीज मुझे जाने दें। मुहिब ने तेज सुलगती निगाहों से उसे देखते हुए सोचा, जब तुम्हें खुद ही ख्याल नहीं तो मेरे रोकने की हकीकत क्या मायने रखती है।
वो बिना कुछ बोले दरवाजे के सामने से हट गया। उष्णा लम्हों के चौथाई हिस्से में फोन के पास थी। न जाने वो अभी कितनी देर महवे गुफ्तगू रहती कि साजिदा की आंख खुल गई। रात गए बहू को टेलीफोन से चिपका देखकर हैरान रह गई। आशी बेटी, किसका फोन है? अम्मी, बशर का फोन है। साजिदा ने आंखें मलते हुए वक्त देखा। फजर की अजान हो रही थी। उसे भी एहसास हुआ कि वाकई बहुत देर हो गई थी। अच्छा बशर, अब तुम सो जाओ, सुबह मिलेंगे। उसने फोन बंद कर दिया, फिर नजरें झुकाकर सास के सामने से भीगी बिल्ली की तरह निकल गई। कमरे में आई तो मुहिब ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा था। घर में दाखिल होते ही सबसे पहली फिक्र उसे बशर की थी, क्योंकि रात उसने वादा किया था कि वो सुबह उसे लेने आएगा। लेकिन वो आया नहीं था। वो दौड़ती हुई अपने कमरे में गई, जहां बशर बुखार में जल रहा था और बेसुध पड़ा था। वो तड़प ही तो गई। उसके सरहाने रखी मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात को उलट पलट कर देखने लगी। आशी, तुम यहाँ आकर बैठ गई हो, सब लोग बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाभी, बशर को बुखार कब से है? आप लोगों ने मुझे बताया नहीं। वो अपनी उलझन में गिरफ्तार थी। मैं दवा ले आया हूँ इसकी, और डॉक्टर ने चेकअप भी कर लिया था, भाई ने कहा। बराहे करम इसे सोने दो, उठते ही हंगामा खड़ा कर देगा, वासिफ ने इतला फराहम की। वासिफ के बच्चे, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे वासिफ पे सख्त गुस्सा था। भाभी, इसे रोको और समझाओ कि शादी के बाद लड़कियां भाइयों से लड़ती नहीं हैं। वासिफ रोशन के पीछे छुपने लगा। ओहो, तुमने ये क्या हंगामा खड़ा कर दिया? बशर जाग जाएगा। चलो वासिफ बाहर। और आशी, तुम भी बाहर चलो। रोशन ने मामला ठंडा किया। भाभी, मैं नहीं आ रही, मैं बशर के पास हूँ। अम्मी से कह दीजिएगा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। वो लड़ने का इरादा तर्क करके बशर के साथ बिस्तर में घुस गई। अब उठ भी जाओ, मुहिब भाई तुम्हें लेने के लिए आए हैं। भाभी और अम्मी किचन में मसरूफ हैं और वो अकेले बैठे हुए हैं, तो तुम जाकर बैठो ना उनके पास। यहाँ क्या कर रहे हो? वो कसलमंदी से उठते हुए बोली। आपको इतला करने आया हूँ, तैयार हो जाइए। वो ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं रखते। ये पैगाम अम्मी की तरफ से आया है। वासिफ के जाने के बाद वो किचन में आ गई। अम्मी, बशर की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनसे कह दें कि मैं 1-2 रोज में आ जाऊंगी। अम्मी उसके जवाब पर मुस्कुरा दी। बुरी बात है आशी बेटा, तुम तैयार हो जाओ, हम संभाल लेंगे उसे। अम्मी प्लीज। अच्छा नहीं लगता बेटा, मुहिब पहली बार तुम्हें लेने आया है और मैं खाली हाथ लौटा दूं। हद हो गई अम्मी, कल भी तो मुहिब भाई ही आए थे उसे लेने, बमा बाजे गाजे और बारात समेत। आज फर्क ये है कि अकेले आए हैं। तुम चुप करो, ये ट्राली तैयार कर दी है रोशन ने, लेकर चलो ड्राइंग रूम में, मैं आती हूँ। अम्मी, बशर मुझसे नाराज हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। जब तक ये रूठा रहेगा मेरा दिल इसी में अटका रहेगा, फिर इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। यही बात तो फिक्रमंदी की है। तुम्हारे बाद दिल ही निकाल डाला था उसने हमारा। समझ ही नहीं आता था कि किस तरह बहलाएं और चुप कराएं। रोशन भाभी ट्राली में सामान रखते हुए बोली। इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम अपने घर जाओ, हम अपने बच्चे को खुद संभाल लेंगे। वासिफ की बात पे उसका दिल भर आया। वासिफ, बहुत बुरी बात है। मार पीट कर ना हम बहला सकते हैं इसे और ना ही तुम। बच्चा ही तो है, रफ्ता रफ्ता ही आदी होगा इस माहौल का। और देखो, तुमने ज्यादा गुरका ना बशर को तो बहुत बुरा पेश आऊंगी। है कहाँ वो? अम्मी को यकायक बशर की याद सताई। उसके फूफा से मुतारिफ कराने के लिए ले जा रहा हूँ उसे। ट्रॉली आशी के हमरा भेज दीजिएगा। वो फिर से गायब हो गया। अम्मी सर झटक कर मुस्कुरा दी। मैं नहीं लेकर जा रही ट्रॉली, आप ही ले जाएं। आशी को मुहिब का सामना करते हुए झिझक सी महसूस हो रही थी, और फिर इनकार भी तो अम्मी को ही करना था। अम्मी खुद ही चली गईं। वासिफ बशर को मुहिब से मुतारिफ करवा रहा था। वो दरवाजे की ओर से देखने लगी। तारुफ का ये मरहला उसे बहुत ही पसंद आया। जो उसे पसंद है और हर दिल अजीज है, मुहिब को भी उतना ही उससे वाकिफ और दिल अजीज होना चाहिए। मुहिब भाई, इनसे मिलिए, ये बशर है। आशी डियर की जिगर जान हस्ती। आशी आहिस्ता से मुस्कुरा दी। उन अखियों से मुहिब बशर को बगौर देख रहा था। उसके दिल में इत्मीनान सा उतर आया और दिल पजीर खुशी हासिल हुई। बशर, अंकल से हाथ मिलाओ। बशर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला और मुंह फुलाए बैठा रहा। वासिफ और आशी बैक वक्त खफीफ से हो गए, जबकि अम्मी ने वजाहत की। दरअसल ये अपनी फूफो से नाराज है, इसीलिए तुमसे भी नहीं बोल रहा। जी नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मुझे मालूम है लड़कियां होती ही बेवफा हैं, मोहब्बत किसी से करती हैं और शादी किसी से। बशर की इस बात पर मुहिब के 14 तबक रोशन हो गए, जबकि अम्मी को शर्म सी आ गई। कौन सी क्लास में पढ़ता है ये? मुहिब पूछे बिना ना रह सका। क्लास 1 में है, लेकिन इसकी यह हकीकत पसंदी डिश से मशरूत है, तालीम से नहीं। हंसते हुए वासिफ ने वजाहत की। बशर वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया तो आशी भी उसके पीछे ही आ गई। अम्मी कहने लगी, मुहिब बेटा, महसूस न करना, बहुत चहीता है ये आशी का, और फिर 3 दिन का ही तो था जब रिफत का इंतकाल हुआ था। मैं जानता हूँ खाला जान, बशर की हिस्ट्री नए सिरे से सुनने का उसे ना शौक था और ना मूड। उसकी तबीयत संभल जाएगी तो मैं सुबह आशी को वासिफ के हमरा ही भेज दूंगी। वैसे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम पहली बार लेने आए हो और खाली हाथ जाओगे, लेकिन मजबूरी है। और फिर आशी खुद भी वहां जाकर परेशान ही रहेगी। सारी रात तो फोन पर बात होती रही थी, फिर परेशानी कैसी? वो दिल ही दिल में जुज्बस हुआ। रफिया दामाद के सामने हद से ज्यादा शर्मिंदा होने लगी तो मुहिब ने उनकी शर्मिंदगी को कुछ जायल किया।
कोई बात नहीं खाला जान, जैसा आप मुनासिब समझें बेहतर होगा। मगर दिल में गुस्सा तो बहुत था, लेकिन कुछ एहतराम व पाबंदी भी रिवायती तकाजे वो खामोशी से घर आ गया। आज वलीमा था रफिया का। इरादा तो वासिफ के हमरा भेजने का था, लेकिन उसके ससुराल से खवातीन आ गईं तो वो जाने की तैयारी करने लगी। रात भर बशर को अपने पास रखने से बशर के तमाम गिले शिकवे दूर हो गए थे। साथ ही तबीयत भी हशाश बशाश थी, लेकिन जब वो जाने लगी तो उसके साथ जाने की जिद बांध ली। घर वालों ने रोका भी, लेकिन उष्णा उसे अपने साथ ही ले आई। उष्णा की 3 छोटी नंदें और एक अदद देवर, सब ही बशर की मनमोहनी सूरत और बातों के दिलदादा हो गए। वो खुद भी उस तरह खुश थी जैसे बशर की तमाम तर खूबियां उसी का कारनामा और एजाज हों। इन लोगों के घर में दूर दूर तक कोई छोटा बच्चा नहीं था, इसीलिए सब बशर की आवभगत में लग गए। मुहिब को जब मालूम हुआ कि उष्णा के साथ बशर भी आया है तो उसका माथा ठनक गया। मूड तो उसका पहले से ही खराब था। बाकी मांदा कसर घर वालों ने उसकी पूजा पाठ से पूरी कर दी। हमेशा की तरह बशर की मौजूदगी में इससे किसी दूसरे शख्स की परवाह ही नहीं थी। तब ही मगनो सुरूर सी उन सबके दरमियान बैठी थी। साजिदा को बिला के टोकना ही पड़ा, बहू अपने कमरे में चली जाओ, मुहिब को शाम के लिए कपड़ों वगैरह की जरूरत पड़ेगी और फिर तुम्हें तो कुछ वक्त लगेगा तैयार होने में। जी अम्मी। वो ताबेदारी से अपने कमरे में आ गई, जहां मुहिब अपनी छोटी बहन पर बुरी तरह बरस रहा था। कब से मैं तुम्हें आवाजें दे रहा हूँ, कहाँ रखी है अलमारी की चाबी? ढूंढ ढूंढ कर मेरा दिमाग खराब हो गया है, कोई सुनता ही नहीं है। मुहिब ने बैठ के तकिए इधर उधर फेंके। सफाई किसने की थी मेरे कमरे की? बुलाओ जरीना को, कहाँ मर गई है वो? भाई वो तो अपने क्वार्टर से बकरी का बच्चा लेने गई हुई है बशर के लिए। भाभी का भतीजा आया हुआ है, सब उसके साथ खेल रहे थे, शोर में आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। सादिया एक तरफ को दुबकी हुई खड़ी थी। बशर बशर बशर, आखिर क्या तुमने कभी कोई बच्चा नहीं देखा? क्या अजूबा चीज आई है हमारे घर में? हर शख्स उसकी मेहमानदारी में लगा हुआ है। चाबी अम्मी के पास थी, उन्होंने मुझे दी है। लाइए मैं आपके कपड़े निकाल दूं। उष्णा ने फौरन इतला फराहम की, साथ ही अमली कार्रवाई भी। मुहिब गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ से चाबी ले ली। चाबी की खबर देने का शुक्रिया। सादिया भाई का पारा आसमान की तरफ जाता देखकर खिसक ली। जाइए अब आप भी बच्चे खिलाइए, और खास तौर पर इस बच्चे को जिसे आप जहेज में लाना भूल गई थी। और अगर कमी महसूस हो तो मोहल्ले से भी बुला लीजिएगा 2-4। उसने चाबी को झटके से लिया और अलमारी खोलने लगा। आप मेरी फूफो को क्यों डांट रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? ये मेरी फूफो हैं, इन्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आपने समझा क्या है? ये अकेली नहीं है, मैं इनके साथ हूँ। मुहिब ने घूर कर बशर की तरफ देखा, जो ना जाने का बांध धमका था। उष्णा ने इस अचानक अवतार पर घिघिया कर रह गई। बशर, उसने धीमे से लहजे में भतीजे को टोका। फुप्पो आप चुप रहिए, बल्कि इसी वक्त घर चलें। ये बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, कोई लड़कियों से इस तरह भी बोलता है? बड़े अब्बू होते ना तो इस वक्त आपकी पिटाई कर देते, जैसे वासिफ चाचू की कर देते हैं। बशर प्लीज चुप हो जाओ, वो रूहानसी होकर बोली। लेकिन बशर की जुबान कब रुकने वाली थी? समझते क्या है खुद को, बड़े आए रोब जमाने वाले। बशर प्लीज चुप हो जाओ। मुहिब ने एक कहर आलूद निगाह उष्णा पर डाली और कमरे से बाहर निकल गया। उष्णा का दिल बुरी तरह घबरा रहा था। वलीमे की तकरीब में सारा वक्त उसकी ऐसी ही कैफियत रही, परेशान और अफसुर्दा। बशर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वासिफ सही कहता था, बशर वाकई बदतमीज हो गया है। तकरीब के इख्तिताम पर बशर बजिद हो गया कि वो उष्णा को अपने साथ ही घर ले जाएगा। बशर बहुत जिद्दी हो गए हो तुम, उसने पहली बार बशर को डांटा। वो चाहती थी कि बशर खामोशी से घर चला जाए और ज्यादा इस मौजू पर तकरारो बहस ना हो, लेकिन बशर भी अपने नाम का एक था। उसके पहलू से चिपक कर बोला, फुप्पो मुझे मालूम है कि आप अंकल से डर कर ऐसा कह रही हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं सबको बता दूंगा। फिर वो अपनी दादी से मुखातिब होकर शिकायती अंदाज में बोला, बड़ी अम्मी, अंकल फुप्पो को दोपहर में बहुत डांट रहे थे। बड़ी अम्मी, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, फुप्पो को उनसे डर लगता होगा। जभी वो मुझे भी खामोश होने का कह रही थी। बशर की इतला पर मुहिब की अम्मी हैरान रह गईं। भला शादी के दूसरे ही रोज ऐसी क्या झगड़े की बात हुई थी जो उसने बच्चे के सामने ही नई नवेली दुल्हन को डांटा? जबकि उष्णा के घर वाले इस फिक्र में मुब्तला थे कि बशर को ऐसी उल्टी सीधी बातें करनी भी आती हैं। उनका ख्याल था कि वो ख्वामख्वाह इल्जाम थोप कर उष्णा को ले जाना चाह रहा है। मुहिब ने बशर की ये बकवास सुनी तो उसका खून खोल कर रह गया। ये कुटनी नुमा बच्चा उसे सख्त जहर लग रहा था। दिल चाह रहा था गला दबा दे। सब लोगों के सामने उसने इसकी अच्छी खासी इंसल्ट कर डाली थी। वो मुश्किल तमाम। उष्णा के घर वाले बशर को अपने साथ ले जाने में कामयाब हुए, लेकिन मुहिब का दिमाग तो भुना चुका था। उस पर तरह ये कि साजिदा बेगम ने घर आकर बेटे की बुरी तरह खिंचाई कर डाली। वो जज्बत सा होता कमरे में आया तो उष्णा उसका इंतजार कर रही थी। शायद बशर के सिलसिले में माफी मांगना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। सारा गुस्सा उष्णा पर ही उतरा। जाहिर है वो कसूरवार थी। सर झुकाए सब सुनती रही। वो इंतजार करती रही कि आखिर एक वक्त तो उसका गुस्सा कम होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसकी तरफ से। बशर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चुप हुआ तो वो मिनमिना कर बोली,
लेकिन मुहिब का गुस्सा किसी तौर पर कम होने में नहीं आ रहा था। वो बहुत देर तक बकता झकता रहा। वो खामोशी से सुनती रही। फिर बशर को बुरा भला कहने पे उतर आया। इस बुरा भला सुनने की भी इसमें एक हद थी। जब उसने बशर को गालियों से नवाजना शुरू किया तो उसकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई। ममता पूरी शिद्दत से जाग उठी। आपको कोई हक नहीं पहुंचता उसे गाली और कोसने देने का। उसने जो गलती की है मैं उसकी तरफ से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। जो सजा चाहे मुझे दे दीजिए। लेकिन मासूम बच्चे को यूं मुंह भर भर के बद्दुआएं देना कहाँ का इंसाफ है। बच्चों से गलती हो ही जाती है। बशर के मामले में वो इसके मुकाबिल डटकर खड़ी हो गई थी, जिससे ये साबित था कि वो अभी तक वहीं थी जहां से आई थी और मुसलसल उसकी चाहत, ज़ात और अहमियत को नजरअंदाज कर रही थी। मुहिब के अंदर नफरत की चिंगारी सुलगी और बरकी रोग की तरह सारे वजूद को आग कर गई। ये उसके ज़ब्त की इंतहा थी, जो वो ये सब बर्दाश्त कर गया था, वरना अपनी कमतरी और तज़लील का एहसास नागवारी नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त भी था। अगर आपको अपने भतीजे से इतना ही प्यार है और जुदाई का एहसास मारे डाल रहा है, तो आप अभी और इसी वक्त उसके पास जा सकती हैं। मुहिब दो टोक अंदाज में बोला, मुझे हिस्सों में बटी हुई औरत की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मोहब्बत के मामले में बहुत इंतहा पसंद शख्स वाक़या हुआ हूँ। समझिए आप। और अब मैं किसी का ड्रामा और बकवास ना सुनूं, ख्वाह वो आपसे मुंसलिक किसी भी फर्द के मुतल्लिक हो। और हाँ, इस घर में आप बेशक आती जाती रहें, लेकिन मेरे पास जब ही आइएगा जब आपके सर से बशर का भूत उतर जाए। बसूरत दिगर, ना तो मैं आपके ये चौंचले बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ही किसी और की मोहब्बत का दम भरते आपको देख सकता हूँ। वो गुस्से में कहकर दूसरे कमरे में चला गया और रुशना हरासा सी खड़ी सोचती रह गई कि ये इतनी बड़ी बात थी जिसका मुहिब ने इतना बतंगड़ बना दिया था। रुशना को मुहिब की नाराजगी को महसूस करने के लिए खास किस्म के जज्बे की जरूरत थी, ऐसा इदराक जो उस पर अभी तक नहीं हुआ था। अगर हो जाता तो वो ये महसूस करने की बजाय कि ये तो बहुत मामूली सी बात है, इस बात में झगड़ा कैसा, ये बात महसूस करती कि मुहिब उससे मोहब्बत करता है और जो जो किसी से भी शेयर नहीं कर सकता। अगर ऐसा महसूस कर लेती तो खुद ब खुद मुहिब की मोहब्बत में मदगम हो जाती। माजी से मुंसलिक हर रिश्ता तो क्या, अपना आप भी भुला देती। लेकिन अपना आप तो वो सिर्फ बशर के वजूद में भुला बैठी थी। फिर किसी और वजूद और रिश्ते की गुंजाइश ही कब निकलती थी। ससुराल से मेके और मेके से ससुराल, उसका आना जाना सा लगा रहने लगा। यहाँ आती तो बशर की यादें साथ होती, घर जाती तो सिर्फ बशर पास होता। फिर रफ्ता रफ्ता दावतों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उसकी मसरूफियात बढ़ती चली गईं। फिर बशर उसके दरमियान कुछ दूरी सी आ गई, लेकिन फरागत मिलते ही वो जब भी घर जाती बशर को बेकरार और हरासा अपना मुंतजिर पाती। वो जहां भी होता उसी तरह उसके पास आता, जैसे निगाहें इंतजार की राह में बिछाए बैठा हो। यह उससे दूरी का नतीजा था। अब कोई बशर की परवाह नहीं करता था। बशर दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। उसकी सेहत देखकर उसका दिल कटने लगा। घर वालों से झगड़ती, ससुराल से कई बार फोन करती, अम्मी को और भाभी को उसकी खुराक के बारे में ताकीद और आगाह करती। जब भी बशर से मिलती पहले से कहीं ज्यादा वारफ्ता होकर मिलती। लेकिन फिर यूं हुआ कि बशर का पुरतपाक अंदाज धीमा होता चला गया। अब बशर को ना तो उसके आने जाने के औकात की परवाह रही थी, ना उसके ससुराल बेवजह फोन खड़काता था। उसकी गैर मौजूदगी में आहिस्ता आहिस्ता उसकी तफरीहात और तरजीहात बदल रही थी। लेकिन वो इस तब्दीली को बशर की नाराजगी का सबब समझने लगी। उसका बस नहीं चलता था कि उसे अपने कलेजे में छुपा ले। उसे किस तरह यकीन दिलाए कि वो इसके बगैर कितनी बेकरार और अधूरी रहती है। और जब वो उससे बेइतनाई बरतता है और उससे खास तवज्जो और प्यार नहीं मांगता तो वो खाली हो जाती है। जबरदस्ती फिर उसे गोद में ले लेती तो यूं लगता जैसे गोद तो क्या दिल तक भर गई हो, सारे शिकवे मिट गए हों। वासिफ छेड़ता, अब ये बड़ा हो गया है, इसके बोझ से आधी झुक जाती हो, अब तो गोद में उठाना छोड़ दो। वो वासिफ से शिकवा कुनाह होकर बोली, तुमने क्या बिगाड़ दिया है इसे। सारा सारा दिन घर से बाहर खेलता रहता है, सारा दिन साइकिल लिए फिरता है। वो हरकतें करने लग गया है जो पहले कभी नहीं करता था। मसलन क्या क्या, वासिफ दिलचस्पी और शरारत से पूछता। तो वो अफसुर्दगी से सोचने लगती, अब मुझे याद नहीं करता, अब मैं आती हूँ तो जब भी मुझसे प्यार जतलाता है, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं गुजारता, इससे दूर रहकर मुझे चैन नहीं आता और ये खुश रहना सीख गया है। इतनी जल्दी मैं कहाँ से लाऊं ऐसा करार जो इसे मिल गया है। वासिफ उसे सोच में पड़ा देखकर हंस पड़ता। कुदरती तौर पर वक्त के साथ साथ इंसान के जिस्म में तब्दीलियां आती हैं तो जहन की नशोनुमा भी तो होती है। बशर
कि पहले कुछ तरजीहात थी, फिर कुछ होंगी, फिर दोस्त बदलेंगे, खेल बदलेंगे, मशागिल बदलेंगे, और फिर मैं भी तो सारी उम्र अम्मी की गोद में नहीं रहा। और यूं भी लड़कों की जिंदगी तो वैसे भी बहुत फास्ट होती है। बकौल खवातीन के बीवी आती है तो माँ बहनों को भूल जाते हैं। एक वक्त आएगा ये तुम्हें भी भूल चुका होगा। वासिफ उसे चढ़ाते हुए शरारत से बोला तो वो सख्ती से तरदीद किए बिना ना रह सकी और बशर पर बड़ा इस्तेहकाक जमा कर बोली, कभी नहीं भूलेगा ये मुझे, कभी भी नहीं, देख लेना तुम। उसने चैलेंज किया, ये क्या वासिफ, तुम हर वक्त बहन को जलाने और चिढ़ाने पर कमर बांधे रहते हो। अम्मी ने भी वासिफ को डांटा, रही बात बैर की तो वो जरूर बंधेगा जब तुम बुला दोगी इसे अपने बच्चों में मगन होकर। चलो पार्टनर बाहर चलकर खेलते हैं। हंसता हुआ वासिफ बशर को लेकर बाहर चला गया और इसे वासिफ की बेलगामी और पेशन गोई पे ढेरों शर्म सी आई। जब बच्चों का तस्वुर आया वहां मुहिब का वजूद निगाहों में जम गया, गुस्सा करता हुआ और हुंकारता हुआ, इस घर में बेशक आप आती जाती रहें, लेकिन मेरे पास जब ही आइएगा जब आपके सर से बशर का भूत उतर जाए। बसूरत दिगर ना तो मैं आपके इस किस्म के चौंचले बर्दाश्त कर सकता हूँ और ना ही आपको किसी और का मोहब्बत का दम भरते देख सकता हूँ। वो ही गुस्सा करता हुआ और बशर से बेजार सा वजूद उसकी निगाहों में लहरा गया। ऐसा शख्स भला बच्चे पसंद कर सकता है? उष्णा की लापरवाही और बेइतनाई देखकर मुहिब का दिल कुड़ रहा था। उसने गुस्से में वार्निंग दी थी तो अपनी मोहब्बत जतलाने के लिए, अपनी जात की याद दहानी के लिए। जवाबन उसे भी चाहिए था कि उसकी पैरवी करती, उसके इस्तेहकाक का मान बढ़ाती, और वो ये सोचने लगा कि महज एक बच्चे की खातिर वो इसे मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। वो बच्चा इसका भतीजा है या कुछ और, कहीं उष्णा की ये दूसरी शादी तो नहीं। यहाँ आकर मुहिब की सुई अटक गई। जितनी मोहब्बत वो बशर से करती है इतनी ममता तो एक माँ के दिल में ही हो सकती है। वो अपने खदशे का इजहार माँ के सामने करने पर मजबूर हो गया। साजिदा को बेटे और बहू के दरमियान का तनाव का एहसास तो अव्वल रोज से ही हो रहा था, लेकिन जब वजह बेटे के मुंह से मालूम हुई तो सर पकड़कर बैठ गईं। उष्णा की तीनों छोटी नंदें और देवर गांव अपनी खाला के यहाँ जा रहे थे, साथ उष्णा को भी ले गए थे। वापसी का इरादा तो इनका जल्दी का ही था, लेकिन फहमीदा ने आने न दिया। बड़ी खातिर मदद की, साथ साथ शिकवा भी जारी रहा कि मुहिब इन लोगों के साथ क्यों नहीं आया। हालांकि इन लोगों ने जाते ही बता दिया था कि उनका ये प्रोग्राम अचानक बना था और भाई को अफरा तफरी के प्रोग्राम कतई पसंद नहीं है, और फिर वो गांव की जिंदगी से कोई दिलचस्पी भी नहीं रखते। एक डेढ़ हफ्ते के बाद इन लोगों की वापसी हुई। इस अरसे में उसने सवाए बशर के किसी को मिस नहीं किया था, जबकि खाला की बहू बेटियां उसे मुहिब का नाम लेकर उसे छेड़ती रहीं। ससुराल जाने की बजाय उसका दिल अम्मी की तरफ जाने को मचल रहा था, सो उसने रास्ते में ही जुहेब से कह दिया कि वो इसे अम्मी की तरफ और छोड़ के जाए, वो शाम को आ जाएगी। घर में दाखिल होते ही उसने बेताबाना बशर को आवाज दी। बशर तो दिखाई ना दिया, अलबत्ता अम्मी अब्बू दोनों से मुलाकात हो गई। लगता है हमारी बेटी को सिवाय बशर के दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता, हत्ता के माँ बाप भी। अब्बू ने आज बिला तामुल शिकवा कर डाला तो वो झीम गई। अब्बू को सलाम किया, उन्होंने दस्ते शफकत सर पर रखकर ढेरों दुआएं दे डाली। फिर वो अम्मी से लिपटते हुए बोली, मालूम नहीं अम्मी क्या बात है, वाकई बशर के सिवा ना ही मुझे कोई याद आता है और ना ही मैं किसी को मिस करती हूँ। आखिरी जुमला कहते हुए वो खुद भी खो गई थी। अम्मी अब्बू दोनों ही उसकी दीवानगी पे हंस दिए। भाई ऐसा प्यार तो ना कहीं देखा और ना सुना। खुदा तुम्हारा प्यार यूं ही सलामत रखे और तुम्हें बशर जैसा बेटा अता करे। अब्बू से दुआ देते हुए उठकर चले गए तो वो सर झटक कर मुस्कुरा दी। बशर कहाँ है अम्मी? स्कूल से आते ही ना जाने कहाँ चला गया। तुम बैठो मैं देखती हूँ, शायद रोशन की तरफ चला गया हो। नहीं आप रहने दीजिए, मैं देख लूंगी। अच्छा उष्णा सुनो, अगर रोशन की तरफ जाओ तो जरा सुकून से बैठकर भाभी का भाभी का भाई का हाल अहवाल भी पूछना, और आशिर और मुबशिर भी होंगे तो इन्हें भी प्यार कर लेना। शिकायत करते हैं कि फुप्पो सवाए बशर के किसी को भी प्यार नहीं करती और ना ही हमारी तरफ आती हैं। उनकी हिदायत पर उसे शर्मिंदगी का एहसास हुआ तो खिफ़्फ़त से मुस्कुराते हुए सोचने लगी, वाकई अम्मी सही कह रही हैं, न जाने कितने लोगों को मैंने बशर की वजह से नाराज किया हुआ है। वो बाहर आई तो बशर पिछले लॉन में ही बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बशर, उसने बशर को आवाज दी। बशर ने उसकी तरफ देखा। उसका ख्याल था कि बशर सब कुछ छोड़कर बेताबाना उसकी तरफ खिंचा आएगा और सब जब मबहूत होकर उसके प्यार को देखेंगे तो वो हमेशा की तरह कितना मसरूर होगी। लेकिन बशर वहीं से बोला, फुफ्फो मैं खेल रहा हूँ, आप चलिए, मैं बारी पर आता हूँ। बशर वो हैरानगी से देखने लगी। फुफ्फो जाए ना आप, वो खेल में मगन था। बशर के बच्चे उससे बशर का ये अंदाज बर्दाश्त ना हुआ और वो उसके पास आ गई। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और तुम, वो जबरदस्ती उसका हाथ खींचते हुए अंदर ले आई।
क्या मैं तुम्हें याद नहीं आती? नहीं, इसलिए कि अब मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। लेकिन तुम्हारी फूफो तो मैं ही हूँ। उसके अंदर कुछ छन्नाके से टूटा। आशिर और मुबशिर की भी तो फूफो हैं आप। बशर गेंद से खेलते हुए लापरवाही से बोला। मगर तुम्हारी और मेरी बात और है। उसका दिल भर आया। बशर जैसे उसकी इस बात पर उकता गया। प्लीज फुफ्फो, बोर ना करें। बाहर इतना अच्छा गेम चल रहा है, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लाई हूँ, रंगीन तोते। उसने पीतल का पिंजरा बशर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक आस भरे लहजे में कहा। बशर ने तोते देखे तो कहने लगा, चाचू इससे भी बड़ा पिंजरा बनवा कर लाए हैं और ढेर सारे तोते हैं उसमें। मैं इन्हें भी इन्हीं में रखूंगा। फिलहाल आप इन्हें यहीं रखा रहने दें। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ, वो किसी गहरे ख्याल से जागी। फिर उसने बशर को आखिरी बार बड़ी चाह से यूं देखा जैसे उसकी मोहब्बत कहीं गुम हो गई हो। वरना तो बशर में कोई लगावट थी और ना ही कोई नाराजगी का इजहार था। वो तो उसे भूल चुका था और भागने की जल्दी में खड़ा था। हाँ जाओ, मैं भी बस जा ही रही हूँ। न जाने वो अब भी क्यों आजमा रही थी। ओके, खुदा हाफिज फुफ्फो। और वो वहीं खाली दामन बैठी की बैठी रह गई। शाम को घर आई तो वही कैफियत थी, खोई खोई सी कैफियत और गमनाक आंखें। साजिदा ने बहू को मलूल सा देखा तो समझ गई कि बेटे के रवैये की वजह से बहू दिल बर्दाश्ता हो रही है। फिर दोनों के माबैन ताल्लुक का अंदाजा बेटे की बदौलत साजिदा को मालूम हो चुका था। वो बहू को समझाने लगी, उष्णा बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हारी दिली कैफियत इस वक्त क्या हो रही है, लेकिन लड़की का असल घर उसके शोहर का घर ही होता है। औरत को तमाम पिछले रिश्ते अपने शोहर की खातिर भुलाने पड़ते हैं। ये तुम्हारा बचपना था या बशर से बेहद प्यार का नतीजा कि तुमने शोहर को नजरअंदाज किया। लेकिन मुहिब की सरासर बेवकूफ़ी है कि उसने तुम्हारे साथ बराबर बुरा बर्ताव रखा और बेजा शकूक व शुबहात पैदा करके अपने और तुम्हारे दरमियान फासले पैदा कर लिए। न जाने साजिदा क्या कह रही थी, लेकिन उष्णा का दिल बशर की बेवफाई पर धाड़े मार मार कर रो रहा था। और जब साजिदा ने उसे गले से लगाते हुए तसल्ली दी, तुम घबराओ नहीं आशी बेटा, मुहिब मेरा बेटा है और मैं जानती हूँ जितनी जल्दी वो गुस्सा करता है उतनी जल्दी उसका गुस्सा उतर भी जाता है। उनके गले से लगते ही उसके हौसले के तमाम बंध टूट गए और वो बेतहाशा रो दी। मुहिब उसी वक्त वहां से गुजरकर अपने कमरे में जा रहा था। बीवी को माँ के गले से लगकर रोता देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। गोया बशर का भूत उतरते ही मेरी बेरुखी आपको रुलाने लगी। वो मसरूर सा ऊपर चढ़ गया। खैर बीवी साहिबा, 7 से लाख दुखड़े रो लो। अभी तो एक और पहाड़ सर करना है तुम्हें। लाख अम्मी ने मेरे साथ सर फोड़ी की है, लेकिन मनाए से ही मनूंगा। कम परेशान नहीं किया तुमने मुझे। मगर उष्णा का रद्द अमल उसकी तवक्का के ऐन खिलाफ हुआ। वो उसे मनाने या सॉरी करने नहीं आई, बल्कि अपने कमरे में चली गई। अभी तक वो बशर के वजूद से गुम थी। दिमाग और दिल पर उसकी बेवफाई का बोझ था और जिस्म बुखार की हरारत से जलने लगा था। मुहिब गुस्से में जलता कुलसता खुद ही कमरे में आया तो वो नींद की वादियों में खोई हुई थी और न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या बड़बड़ा रही थी। मुहिब ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की। बशर, बशर देखो मैं आ गई हूँ। तुम मुझसे खफा हो? नहीं नहीं, तुम मुझे भुलाओगे नहीं, वादा करो बशर मेरी जान। मुहिब ने उसकी दीवानगी और अपनी खामख्याली पर सर पीट डाला, लेकिन एक बात खुशाइन थी जिसे वो मसरूर ही नहीं हंस भी उठा रहा था। उष्णा उष्णा को लगा जैसे बशर उसके पास है। बशर बशर, उसने हाथ बढ़ाकर बशर को अपनी आगोश में समेटना चाहा, उसके लम्स को महसूस करना चाहा। वो फिर चौंक कर उठ बैठी। नींद के साथ ख्वाब भी टूट गया। उसके पहलू में बशर नहीं, मुहिब आंखों पर हाथ धरे बेखबर चारों खाने चीज सो रहा था। उसका दिल बुरी तरह धड़का। रोज वो दूसरे कमरे में सोता था, आज यहाँ कैसे और कब आया? उसने फौरी तौर पर खुद को समेटा और समझाना चाहा। फिर खौफ से मगलूब होकर सोचने लगी, न जाने वो क्या हज़ियान बक रही थी, कहीं मुहिब ने सुन न लिया हो। इससे कबल बेइज्जती का एहसास सवा होता जरा सा झुक कर देखा, वो बेखबर सो रहा था। शायद अम्मी के कहने से उसके कमरे में आया था, लेकिन उसकी वार्निंग तो उसे अच्छी तरह याद थी। वो बिस्तर से उठने लगी तो मुहिब ने उसका हाथ तेजी से पकड़ लिया। इस अचानक कार्रवाई पे उसकी जान पत्ते की तरह लरस गई। मुहिब की आंखें रोशन थी और चेहरा मुस्कुरा रहा था, यानी वो सो नहीं रहा था, सब सुन रहा था। अब किधर जाने का इरादा है? वो शरारत से पूछने लगा। उष्णा कुछ नहीं बोली, अपने आप में ही सिमट गई। चलिए, आपके पहलू में चंद लम्हे गुजार कर एक राज तो पाया कि बशर आपको भुला बैठा है। मुहिब के अंदाज पे इसकी आंखें भर आईं, जैसे मुहिब उसका मजाक उड़ा रहा हो। वो खुद एतमादी दो टोक अंदाज में बोली,
اس میں مذاق اڑانے والی کون سی بات ہے؟ میری گود میں مستقبل کے مرد نے پرورش پائی ہے، اور میں جانتی ہوں مرد تو ازل سے ہی ہرجائی ہوتے ہیں، توجہ کے عوض محبت دینے والے۔ کیا کیا کیا؟ سارا الزام یعنی مجھ پہ ہی؟ اگر ایسا نہیں تھا تو آپ نے کون سا مجھ سے پوچھ لیا؟ وہ اپنے موقف پہ قائم تھی۔ مائی ڈیئر، ذرا یہاں بیٹھیں۔ اس نے غصے میں اٹھ کر جاتی اشنا کو واپس بٹھایا، پھر تکیے پر سے اپنا سر اٹھا کر اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولا، آپ کو کیا معلوم مرد کی محبت کیا ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے؟ اب تک آپ بچوں سے دل بہلاتی رہی ہیں، مرد سے تو پالا آپ کا اب پڑے گا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی تو محب نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیے، اس طرح کہ وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں آ گیا۔ بلکہ گود میں بہت شوق ہے آپ کو بچے کھلانے کا، یہ آپ کی سزا ہے۔ یہ بندہ بشر یوں ہی رہے گا اور بے وفائی بھی نہیں کرے گا۔ آخری جملہ اس نے بہت محظوظ ہو کر کہا تو اشنا پشیمان سی ہو گئی۔ جی بھر کر اڑا لیجئے مذاق۔ وہ چہرہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے بولی، پھول شاخ سے جدا ہو بھی جائے تو کیا خوشبو کبھی پھول سے جدا نہیں ہو سکتی؟ مجھے اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، امی صحیح کہتی ہیں، میرے بچے ہوں گے تو خود اپنی ماں کو اس کا بھتیجا بھلا دیں گے۔ محب نے لاپرواہی سے کہا، ضروری ہے اگلی محبت پانے کے لیے پچھلی محبت کا بھول جانا؟ انسان سب کچھ ساتھ بھی تو لے کر چل سکتا ہے۔ بشر کی بار تو آپ کو سوائے بشر کے کچھ دکھائی اور سنائی نہیں دیتا تھا۔ محب جل کر بولا تو وہ کہے بنا نہ رہ سکی، زندگی میں کسی بھی ایک فرد کی اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے کہ باقی سب غیر اہم ہو جائیں۔ اتنی ہی دیوانہ وار محبت کرنا ہوگی مجھ سے جتنا بشر سے کرتی تھی، سب کچھ بھلا کر۔ مجھے تمہارا وہی انداز اچھا لگا ہے، پاگل پاگل سا۔ مہم نے مخمور سا ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس انوکھے انکشاف پر اشنا کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اترا کر بولی، زبردستی ہے کیا؟ ہاں زبردستی ہی ہے، وہ بھی بضد تھا، سب کچھ بلانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ مگر میرے اختیار میں تو ہے، وہ دو بدو جواب میں بولا۔ کیا؟ وہ چونک گئی۔ تم؟ محب نے اس کی گردن میں اپنا بازو حمائل کیا اور اپنی طرف جھکایا۔ اس فوری کارروائی پر وہ بری طرح سے نروس ہو گئی، ماں سوائے اس کے کہ وہ محب کے منہ پر تکیہ رکھتی اسے چھپنے اور بچنے کا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اوکے جی، یہ شارٹ سی سٹوری تھی اور یہ میری سمجھ سے ویسے باہر ہی تھی، کیا تھی؟ آپ بھی کامنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک اچھی سی سٹوری لے کے پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔